आप इन दिनों लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? आप राजनीति को सेवा मानते हैं या करियर? अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो समाज कैसे बदलेगा? कि 20 करोड़ का योजना आपको इस कैंपस में स्टार्ट होने जा रही है, जहाँ 100 लड़कों का रहने का इंतजाम होगा और 150 लड़कियों का रहने का इंतजाम। मैंने जो अपनी जमीन दी है, मैं यहाँ पर अपने गांव में बेलवा के पास ही 5 एकड़ जमीन में एजुकेशनल हब बना रहा हूँ। पिछली बार भी आप तैयारी कर रहे थे, पिछले बार भी टिकट नहीं मिला। हाँ, पिछले बार तैयारी, लेकिन वो तैयारी मेरी बहुत अधूरी तैयारी थी। किशनगंज और अररिया दोनों सेम समय में डिस्ट्रिक्ट बना है। आप किशनगंज में जाकर देखिए कि किशनगंज में एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन का हब वहाँ। ये बताइए सर, क्या आप मानते हैं कि क्षेत्र की जनता को पिछले विधायक से निराशा हुई है अभी तक? अल्पसंख्यक छात्रावास, इसके लिए सरकार जमीन ढूंढ रही थी, आपने अपनी जमीन दान की सरकार को, राज्यपाल के नाम से आपने रजिस्ट्री कराया और आज वहाँ पर वो भवन बन रहा है। ये कैसे संभव हो पाया? क्या आपको भरोसा है कि पार्टी आपको मौका देगी? अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो आप क्या कदम उठाएंगे? पार्टी के लिए प्रचार करेंगे या अलग रास्ता चुनेंगे? जनता को आवाज चाहिए, तो अगर मौका मिलेगा तो इन सारे मुद्दों को मैं उठाऊंगा कि मैं एक सच्चा सेवक हूँ अपने इलाके के लिए और दिल से काम करता हूँ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव बहुत करीब है और सभी नेताओं ने अपना जनसंपर्क अभियान जो है वो तेज कर दिया है। जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं, किसी भी दल के हो, सब लोगों के पास जा रहे हैं, अपना एजेंडा बता रहे हैं और लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर मंजूर आलम साहब हैं और ये भी अररिया से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार मंजूर आलम साहब को भी टिकट मिल सकता है और आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर सन सिटी न्यूज़ में आपका। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, देर नहीं करते हुए, आप इन दिनों लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? नहीं, पिछले 6 महीने से मैं लगातार लोगों से संपर्क कर रहा हूं। जो हमारे 30 पंचायत हैं, 30 पंचायत में मेरा ये चौथा, पांचवा, तीसरा दौरा हुआ है। मैं लोगों से मिलता हूं, लोगों से फीडबैक पार्टी के बारे में हर लोग बहुत उत्साहित है, क्योंकि कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी नहीं जिसने भारत देश को आज़ाद कराया और आज हर मसले में और हर तबके में जो मुल्क में एक नफरत का माहौल जो दूसरे लोगों ने फैलाया है, भाई भाई को तोड़ा है और जोड़ने का काम नहीं कर रहे, तो कांग्रेस तो हम लोगों का पैगाम भी है कि हम लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोली है, हम लोग भाई को भाई से मिलाते हैं, उसको तोड़ते नहीं। ये देश आपस में मिलकर बना है, ये टूटने से ये देश, ये हमारा काम नहीं हो सकता है। तो जो दूसरे लोगों का एजेंडा वो कर रहे हैं, हमारा एजेंडा तो जोड़ने का है। तो जो जहाँ भी हम जा रहे हैं, पार्टी के सब प्रोग्राम से बहुत उत्साहित हैं लोग, लेकिन उसमें लोगों में रोष भी है कि जो प्रतिनिधि यहाँ काफ़ी दिनों से जो लीड कर रहे हैं, उनके प्रति बहुत जन आक्रोश है। लोगों की समस्याओं को नहीं देखा भाला गया, समय पर उनकी मदद नहीं की गई। बाढ़ के ज़माने में जो ये त्रासदी है, ये इलाका सीमांचल का इलाका बाढ़ का इलाका है, बाढ़ से प्रभावित इलाका है, तो यहाँ पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। मैं आपको एक चीज़ इसमें बहुत बता दूं, एक बहुत बुनियादी चीज़ है जो लोग नहीं समझ रहे या नहीं जा रहे उसको। अररिया ज़िला जब बना था, अररिया और किशनगंज, सीमांचल सबसे पहले पूर्णिया ज़िला था, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, चारों उसी पूर्णिया ज़िला में आते थे, लेकिन उसके बाद फिर कटिहार ज़िला बना, बाद में अररिया और किशनगंज एक बार ज़िला बना। अगर आप ईमानदारी के साथ देखेंगे, किशनगंज हमसे बहुत आगे निकल गया है। किशनगंज हमसे हर मामले में, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे कनेक्टिविटी के मामले में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, वो हमसे बहुत आगे निकल गए। और मैं एक रिपोर्ट आपको बताऊं कि जो ये मेरा अपना रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि पूरे भारत देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और इस बिहार में अररिया सबसे पिछड़ा राज्य है।
तो ये अररिया इतना पिछड़ा क्या होने की कारण? वजह क्या है? जी। कारण इसमें तो बहुत कारण है, मैं जी। आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं जो मान रहा हूँ सबसे बड़ा कारण जो मानते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव जो लोग रहे वो कभी इलाके के लिए काम उन्होंने किया नहीं ना। वो सबसे बेसिक काम है एजुकेशन। जी। एजुकेशन पर अगर काम करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, हेल्थ अच्छा होगा, सारी चीजें उससे जुड़ेगी। तो जब वही नहीं है तो क्या होगा? तो जो आपका आयोग का रिपोर्ट है वो सबसे नीचे पायदान पर अररिया है। जी। तो उसके लिए जो हमारे प्रतिनिधिगण है नेताओं का विफलता मानते हैं। बिल्कुल 100% मानता हूँ, 100% मानता हूँ कि नेताओं को जी, विफलता है। ये बताइए कि आप किस मुद्दे को अपना मुख्य चुनावी एजेंडा बनाया है आपने अभी जो जनसंपर्क कर रहे हैं आप? अररिया में तो मुद्दे का कमी कोई नहीं है। सबसे पहला मुद्दा जो है पॉवर्टी और बेरोजगारी प्लान जो हमारे पार्टी ने उठाया। हमारे जो पार्टी की तरफ से काफ़ी पद यात्राएं हो रही हैं और हमारे जो सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी जी वो 4000 किलोमीटर पैदल चले और लोगों की समस्याओं को देखा। अररिया भी आए थे, मैं काफ़ी उसमें सक्रिय रहा था और ये प्रोग्राम कराने में, और मैं बिल्कुल इसमें लगा हुआ था। तो यहाँ तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। पॉवर्टी को ले लें, बेरोजगारी को ले लें, हेल्थ को ले लें, एजुकेशन को ले लें, माइग्रेशन को ले लें, एग्रीकल्चर को ले लें, तो सारी समस्या सबसे बड़ा समस्या है जो फ्लड का जो ये सीमांचल का इलाका जो पूरा बाढ़ से प्रभावित है। उसमें जो भी थोड़ा सा पनपने की कोशिश करता है फिर वो बाढ़ आता है, सब धो धा के चला जाता है, फिर जहाँ थे हम लोग उससे नीचे चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बाढ़ को रोकने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? क्योंकि आप उसी क्षेत्र के इंजीनियर भी रहे। ये तो हमारे लिए कई जो सरकारें बनी हैं उन्होंने भी वादा किया था कि हम बाढ़ से निजात दिलाएंगे और इस बात से लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इस क्षेत्र की बात अगर करें सीमांचल में, मैं आपको बताता हूं, चूंकि मैं उस विभाग में ही एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर हुआ हूं, तो विभाग की जो काम करने का तरीका है वो मुझे पूरी तरह पता है। और जो हमारे इलाके का जो समस्या है वो उसको मैं भी बहुत ग्रास रूट से, चूंकि मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं से बड़ा हुआ, यहाँ की समस्याओं को देखा हूँ और तो उसका निदान भी मेरे पास है। और सरकार की योजना है, लेकिन सरकार का योजना सरजमीन पर उतर नहीं रहा है। बाकी जगह हो रही है लेकिन अररिया में फिर उसके लिए आप कहेंगे कौन जिम्मेदार है? तो मैं वही बताऊंगा ना। उसके लिए असल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रतिनिधिगण है, यही दोनों सिस्टम से काम होता है। कोई भी काम होगा, अगर योजना बनेगी पटने में और लागू होगा यहाँ, तो लागू कराने वाली एजेंसी और कराने वाले लोग जब तक उनको जानकारी नहीं होगी तो वो इसमें क्या करेंगे? उनको पता ही नहीं है कि सर, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैं इसमें काफ़ी सक्रिय रोल में रहा हूं कि ये जो महानंदा बेसिन का जो योजना इन्होंने बनाया है, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कराने का या जो मैं इसके लिए आपको यहाँ जिलाधिकारी महोदया उस वक्त थे इनायत खान, मैं उनसे मिला था, मैंने उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया था और सचिवालय में मैं कमिश्नर से मिला, इंजीनियरिंग चीफ से मिला। मैंने वहाँ उनको पूरा अपना सर्वे करा के पूरे नदी का मैंने सर्वे करके बताया कि ये जो प्रोग्राम आप लोग बनाने जा रहे हैं इसको तो और आप गर्त में ले जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इम्बैंकमेंट दोनों तरफ से हम बना देंगे, नदी को बांध देंगे। तो ये नदी में इतना जो है मिंडरिंग है, इतना घुमाव है, आप कहाँ इसका मतलब अगर 1 किलोमीटर में नदी जा रही है उसको आप 5 किलोमीटर इधर, आप 10 किलोमीटर को बांध के अंदर में ले आएंगे, वो तो जो और अच्छा क्या कीजिएगा और उल्टा कर दीजिएगा। लोगों ने विरोध भी किया। नहीं, लोगों ने हर जगह, मैंने खुद विरोध किया। हमारे नेताओं से बात होती है, हमारे शकील भाई जो कटिहार कदवा से मिले हैं और हमारे किशनगंज के प्रतिनिधि हैं, सब लोग मीटिंग करके इसको एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं रिप्रेजेंटेशन दे कि नहीं, ये चूंकि बाढ़ यहाँ पर उस तरह से ऐसा नहीं है जो आकर के कोई 4 महीना 6 महीना बाढ़ आता है, 2 दिन 4 दिन में रहा, फिर बाढ़ का पानी उतर गया, वो चला गया। तो उसको अगर आप परमानेंट अगर जोन बना देंगे तो पूरा ही तो तबाह हो जाएगा, पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। इसीलिए इस स्कीम में चेंजेस की जरूरत है। आप इसको नदी को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा, बहुत ज़्यादा सारी ज़मीनें हमारे नदी के मिनरिंग की वजह से बर्बाद हो रही, उसको सीधा करें, उसको पक्का एम्बैंकमेंट वहाँ बनाए ताकि नदी का वे मिले, वो वहाँ से पानी जाए। तो उसके लिए स्कीम बनाना पड़ेगा, ना कि सारा बांध को बना करके इसको हम और बर्बाद कर दें।
मेरा ये बहुत ही पिछले 10 सालों से मेरा गांव खुद नदी के कटान के मुहाने पर था। मेरे घर से नदी 100 मीटर पर बह रही थी। अच्छा। और बिल्कुल वो यू शेप में आ गई थी, जो पूरा इलाका मेरा तहस नहस हो जाता। डिपार्टमेंट में मैंने पूरा पैरवी करके पूरा वहाँ कोशिश किया, स्कीम को सैंक्शन कराया और पायलट चैनल के जरिया इस नदी को 2 किलोमीटर दूर फेंका। आप चल के देखें, कोई भी पत्रकार बंधु आएंगे, जो भी लोग आएंगे, देखेंगे कि हमारा गांव अब कितना सेफ हो गया और नदी को मैंने 2 किलोमीटर दूर कर दिया। ये मिसाल आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे गांव पर आए और नदी जो पहले की नदी उसको भी देखेंगे और जो अभी नदी बह रही उसको देखेंगे। इतना बड़ा काम मैंने किया है, ये मेरे 5 साल के लगातार मेहनत। मैं कोई पावर में नहीं था, मैं कोई यहाँ का प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार जी से भी मिला था इस काम को लेकर। और अपने बल पर हमारे एक भाई, हमारा एक यहाँ पर कमिश्नर था पूर्णिया में, वो उन्होंने विजिट किया था, पूरा देखा था, पूरा डिपार्टमेंट को बुलाया और मैं लगातार 2 साल के मेहनत से इसको मैं सीधा कर पाया। आज हमारा गांव बिल्कुल खुशहाल है। तो इस तरह की योजना बनाने की जरूरत है जी। आज मैं पिछले दिनों गया था झमटा गांव, जब गया तो मैं देख रहा हूँ कि आज एक आदमी के घर यहाँ है, अगला साल वो काट के नदी उसको दूसरी जगह भेज दिया। तो इसको जरूरत है वहाँ काम करने की जी। उसको काम करने की जरूरत है, लेकिन इस प्रतिनिधि को पता ही नहीं है यहाँ के कि हमारा जो मूल जो समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। तो जब तक आप समस्या नहीं जानेंगे तो समाधान आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। एजुकेशन पे हम लोग आते हैं, एजुकेशन की क्या स्थिति है अररिया में, वो भली बात ही आप जानते हैं। एजुकेशन में क्या बदलाव हो सकता है और आपने एजुकेशन के फील्ड में किसी पद पे ना रहते हुए क्या योगदान दिया है आपने, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे जो देखिए, एजुकेशन तो हर चीज़ के जड़ में है। अगर एजुकेशन शिक्षा आ जाएगा तो हर चीज़ का रंग रूप बदल जाएगा। एक पढ़ा लिखा एक अगर माँ पढ़ी लिखी होती है तो पूरा परिवार उसका सच सवर के एक अलग इसमें होता है। उसी तरह अगर अररिया के इसमें जहाँ पर एजुकेशन में 2 चीज़ें हैं, एक तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोई भी चीज़ को करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, क्वालिटी एंड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अररिया में सिरे से है ही नहीं। आज बहुत ज़माने के बाद यहाँ ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, ना मेडिकल कॉलेज, ना और हायर एजुकेशन के लिए कोई चीज़। सबको जो भी बच्चे, हम लोग जिस वक्त पढ़ रहे थे तो हमारा गांव के स्कूल था, एक हमारे उस्ताद थे, उनके वजह से हम सब भाई पढ़ लिख के यहाँ से बाहर निकले, फिर आगे गए तो दुनिया आगे हमने देखा। यहाँ बेसिक, अब जिनका परिवार उस तरह का सक्षम है वो बाहर भेज सकते हैं। जो गरीबी, जब यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा है, तो अपने बच्चे को बाहर कहाँ से भेजेंगे। अगर वो चीज़ें यहाँ हो जाती तो फिर उनकी सारी समस्या का बहुत बेसिक समाधान यहाँ जिले में रह के हो जाता। तो एजुकेशन पर काम हुआ नहीं है। एजुकेशन, मैंने आपको कहा कि किशनगंज और अररिया दोनों सेम समय में डिस्ट्रिक्ट बना है। आप किशनगंज में जाकर देखिए कि किशनगंज में एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन का हब वहाँ। बहुत पहले से मेडिकल कॉलेज है, बहुत पहले से मेडिकल कॉलेज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है, और अभी प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों ने बहुत काम किया है वहाँ किया। तो अपने लोग प्राइवेट में भी लोग काम कर रहे हैं। अररिया का मिजाज यहाँ क्या है कि यहाँ के हर लोग यही सोचते हैं ये सरकार का काम है। ये सरकार का काम नहीं है, ये सब का काम है, ये यहाँ के हर नागरिक का काम है। उसी को कड़ी में आगे बढ़ाते मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 5 जी मैं यहीं पे आ रहा था। अच्छा जी, आप सवाल पूछो। ये अल्पसंख्यक छात्रावास, इसके लिए सरकार जमीन ढूंढ रही थी, आपने अपनी जमीन दान की सरकार को, राज्यपाल के नाम से आपने रजिस्ट्री कराया और आज वहाँ पर वो भवन बन रहा है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि लोगों को तालीम भी मिलेगी। तो ये कैसे संभव हो पाया? अलाउद्दीन भाई, यहाँ सबसे एक बहुत बड़ा बेसिक चीज़ है जो वो जनरल लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो अल्पसंख्यक स्कूल कम छात्रावास, वो अलग योजना है, वो अलग योजना है। उसके लिए 3 साल से सरकार जमीन, किशनगंज में वो ऑलरेडी वो 55 से 60 करोड़ की योजना है, किशनगंज में बनकर तैयार हो गई। अररिया में जमीन को खोजने में लोग लगे रहे, तो और ज़मीन यहाँ नहीं मिल रही थी। सरकारी ज़मीन लोगों के दिमाग में था
तो मैंने इस मामले में डीएम साहब से भी मुलाकात की। तो हमारे पंचायत में ही एक जगह इन लोगों ने जो बेलवा पंचायत में ही, मेरे पंचायत में ही सरकारी एक वक्फ की ज़मीन थी। वो 40 बीघा ज़मीन मस्जिद के नाम पर वक्फ था। उसको इन लोगों ने, वक्फ वालों ने इसको चिन्हित किया। इसको जब मुझे मालूम हुआ तो मैं वहाँ गया, बल्कि मुझे बहुत खुशी है कि इसमें आपने एक रिपोर्टिंग की थी फ्लड के ज़माने में, जहाँ वो जगह को चिन्हित किया गया था। आपने उस वीडियो को, जब मेरे सामने वो वीडियो आया तो मैं उस वीडियो को लेकर सीधा गया डायरेक्टर के पास, अल्पसंख्यक विभाग के डायरेक्टर के पास गया। मैंने कहा कि ये जगह जहां आप चुन रहे हैं, ये इसमें तो 5 फीट पानी लगा रहता है 6 महीना, और कनेक्टिविटी नहीं है, और नदी के कटान पर है। इसको आप किस तरह से इस जगह को ये कर रहे हैं? तो कमिश्नर साहब के बात पहुंची। कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं, ये फिजिबल नहीं है। इसको उन्होंने तुरंत, यहाँ वक्फ वालों ने तो इसको कर दिया था, मैंने अपने पहल से और आपके पहल से इसको कमिश्नर तक मैंने उठाया, और कमिश्नर ने तुरंत उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद यहाँ के जो माइटी अफसर हैं, उन्होंने एक ज़मीन खोजी, ये रामपुर, मोहनपुर, किशनपुर, ये कोशकीपुर के पास, वो सरकारी ज़मीन है, वहाँ वो सरकारी ज़मीन है, लेकिन उनका रास्ता नहीं था अपना। तो इन लोगों ने, अभी जो मुख्यमंत्री हमारे आए थे, इन्होंने रास्ता कुछ लोगों ने दिया, तो उस ज़मीन को सैंक्शन करके अब वो एस्टिमेट सैंक्शन हो गया है। अब वो काम शुरू, टेंडर स्टेज में है, वो काम शुरू। इसमें सच्चाई ये है। और दूसरी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय वहाँ हुआ। मैंने जो अपनी ज़मीन दी है, मैं यहाँ पर अपने गांव में बेलवा के पास ही 5 एकड़ ज़मीन में एजुकेशनल हब बना रहा हूँ, जिसमें आज 5-7 साल पहले कोई मदरसे, अभी हमारे मदरसे में 350 से 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जब बच्चे पढ़ रहे तो रहने का वहाँ बहुत बड़ा मसला हुआ। तो मैंने वहाँ विभाग में इसके लिए कोशिश किया, तो लोगों ने शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट लोगों, जब मैंने समझाया अपना स्कीम प्रोजेक्ट बताया कि देखिए यहाँ मैं लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बनाने जा रहा हूँ। CBSE स्कूल 2 एकड़ ज़मीन में उसमें बनाऊँगा, मदरसे चल रहे हैं और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मस्जिद एक बहुत बड़ी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद वो बनने जा रही है। तो मैंने 1 एकड़ ज़मीन गवर्नर के नाम से वहाँ रजिस्ट्री किया, और जैसे ही ज़मीन मैंने रजिस्ट्री की तो वहाँ पर 8 करोड़ 66 लाख का लड़कों के आवासीय हॉस्टल का को सैंक्शन मिला, और वो काम शुरू हो गया है। पहला तल्ला ढलाई हो गया है, दूसरे तल्ले में काम हो रहा है। ये बॉयज हॉस्टल है, ये एजुकेशनल आवासीय विद्यालय नहीं है। इसको मैंने अपने ज़मीन देकर इसको यहाँ बनाया। मैं बहुत आपको इसके साथ ये खबर भी देना चाहता हूँ कि जब हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ आए थे, जब उन्होंने विजिट किया था, तो मैंने कहा कि भाई लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा CBSE स्कूल में बनाने जा रहा हूँ, लड़कियाँ रहेंगी कहाँ? तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है, मैं देखता हूँ। तो जा करके ही उन्होंने 150 बेड का लड़कियों का हॉस्टल उन्होंने अलॉट कराया। वो भी बहुत जल्द टेंडर स्टेज में जाएगा, वो काम शुरू होगा। तो करीब करीब ये मान के चलें कि 20 करोड़ का योजना आपको इस कैंपस में स्टार्ट होने जा रही है, जहाँ 100 लड़कों का रहने का इंतजाम होगा और 150 लड़कियों का रहने का इंतजाम होगा। और उसमें जब CBSE स्कूल बन जाएगा लड़कियों के इलाके के रहने के लिए, तो पूरे बिहार की बच्ची यहाँ कर पढ़ेगी और रहेगी। तो एजुकेशन के फील्ड में ये एक बहुत बड़ा काम मैं अपने तौर पर शुरू कर रहा हूँ, किया हूँ। तो आपका ये मानना है कि सबसे पहला एजुकेशन है, एजुकेशन जो है बुनियादी ढांचा है। एजुकेशन मिलने से जो है बच्चों को एजुकेशन मिलेगा तो दिन दुनिया में जाके अच्छा कर सकते हैं और अररिया भी डेवलप करेगा। तो आपका जो पहला एजेंडा है एजुकेशन ही है। बिल्कुल पहला एजेंडा एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन बेस्ड सारा चीज़ है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, दुनिया के बारे में जानेंगे नहीं, तो आप काम क्या करेंगे? इसीलिए शिक्षा, एजुकेशन जो है वो सबसे मूल मंत्र है। और उसके लिए मैं ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, और जो आवासीय विद्यालय आ रहा है ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन मैं पूरे ज़िले में ये चाहता हूँ कि एजुकेशनल हब बने, यहाँ से बच्चे बाहर नहीं जाए, तालीम यहाँ हो, उनको कम से कम पैसे में क्वालिटी तालीम मिले, साथ साथ उनका स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल डेवलपमेंट में देखिए, आज सरकार के पास, कोई भी सरकार हो, वो कि सबको नौकरी नहीं दे सकती है। नौकरी को रोजगार से जोड़ना, काम को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। रोजगार से अगर लोग जुड़ेंगे तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। स्किल लोगों में आएगा तो वो हर चीज अपने आप पैदा करेंगे। तो इसीलिए जी अब हम बात करते हैं
जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस क्षेत्र के लोग जो हैं वो रोजगार को लेकर पलायन बहुत ज़्यादा करते हैं, यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। इस पर आपका क्या एजेंडा है, आप इस पर किस तरह से काम करेंगे अगर लोग आपको चुनते हैं, क्या प्लानिंग कर रखा है आपने? नहीं, सबसे पहले बात देखिए, ये एग्रो बेस्ड एरिया है, ठीक है। ये रोजगार का मुद्दा यहाँ के जो भौतिक यहाँ का जो समीकरण है या जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, सबसे बड़ा हमारे हिसाब से उसमें छोटे छोटे उद्योग और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ लगनी चाहिए। जैसे मक्का आज यहाँ कैश क्रॉप हो गया है, अब मक्का को बेचने के लिए किसान को बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है, वो उनको जो वाजिब पैसा उसको नहीं मिलता। अगर फैक्ट्री यहाँ बन जाए, उसका रखने का साधन का यहाँ सरकार उसको परचेज करे और सरकार को उसका किसानों को डायरेक्ट फायदा दिलाए, तो वो कैश का जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो ये एग्रीकल्चर, ये तो सोना, जमीन यहाँ की सोना उगलती है, उसको तो निखारने की जरूरत है। और किसान यहाँ के बहुत मेहनती है, जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक चीजें डेवलप करेंगे। आज हरियाणा में क्या हो रहा है, पंजाब क्यों हमसे इतना खेती बेस्ड ही पंजाब भी है, लेकिन वहाँ क्यों इतना आगे? चूंकि वहाँ के लोग जागरूक हैं, वहाँ के नेतागण जागरूक हैं, वहाँ लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को दिया है। अगर हम एग्रो बेस्ड, समय पे खाद नहीं मिलता है किसानों को, अब जहाँ पर हो रहा है तो उसमें कालाबाजारी बहुत ज्यादा है, कालाबाजारी बहुत ज्यादा है। तो उसको जब देखिए, जब पावर में जो लोग हैं, अगर वो आवाज उठाएंगे तो जनता उनके साथ है, जनता को आवाज चाहिए। तो अगर हमको अगर मौका मिलेगा तो इन सारे मुद्दों को मैं उठाऊंगा और जहां तक संभव होगा मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को इसका फल मिले। आप कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं इस टाइम, लेकिन टिकट की अब तक घोषणा नहीं हुई है। क्या आपको भरोसा है कि पार्टी आपको मौका देगी? देखिए, ये पार्टी कोई जिले की पार्टी तो है नहीं, यहाँ एक सिस्टम है टिकट लेने का और टिकट देने का। और पार्टी के लिए मैंने जो काम किया है, कोई आज से नहीं, ये पिछले हम लोग तो पैदा ही इसी कांग्रेसी हैं, पैदा हुए इसी इसमें। और हमारे जो ससुर मोहतरम सैयद जमीलुर रहमान साहब 15 साल कांग्रेस के एमपी रहे किशनगंज से, और वो शरीफ आदमी थे, नेक आदमी थे, जो उनके बस में था उस जमाने के हिसाब से उन्होंने किया, और तो पार्टी में उनकी बहुत पहचान भी थी। और अब मैं उन्हीं का दामाद हूँ। तो और जहाँ तक राजनीति का जो असल ये है, वो हमको बहुत ज़्यादा शुरू से लेना देना, चूँकि हम तो नौकरी करते थे, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी में चले गए, लेकिन यहाँ के हालात जो देखे और सियासी लोगों का जो तौर तरीका देखा, उससे हमको बहुत दर्द हुआ। हमको उस दर्द को महसूस करके मैंने कहा कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो समाज कैसे बदलेगा, समाज में सुधार कैसे होगा, इलाके का डेवलपमेंट कैसे होगा। मैं उसको सोच कर आया, और पार्टी के लिए पार्टी मुख्यालय में आप अगर जाएं, पता करें तो सदाकत आश्रम में भी मैंने बहुत सारा काम अपने इसको मजबूत करने के लिए किया है। अखिलेश प्रसाद जी यहाँ आए थे अररिया में, जब वो वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला था ये बात जो आज आप बोल रहे हैं जी। सदाकत आश्रम में आपने बहुत काम किया है जी। मैं आपको जी उनके मार्गदर्शन पर ही मैंने जब पूरा सदाकत आश्रम जो मौलाना मजहरुल हक ने जिसके लिए ज़मीन दी थी, आज वो इस जर्जर हालत में जब मैंने देखा तो मुझे बहुत रोना आया। बल्कि 5 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ ज़मीन तो चारों तरफ से लोगों ने इनक्रोच कर लिया था, तो सारी बाउंड्री टूटी हुई थी, सारा चीज़ अजब हालत में था। तो मुझे बहुत दर्द हुआ कि हमारे मिल्लत के कायदे आदम लोग जो है इतनी कुर्बानी करके उन्होंने दिया और चीज़ें इस हालत में हैं। तो अध्यक्ष जी के मशवरे से ही, जब जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, मैंने उनके मशवरे से, उनके कहने पर ही मैंने ये बीड़ा उठाया था, और पूरे सदाकत आश्रम को जो मैंने सब लोगों के सहयोग से उसको जो है खड़ा किया और बाउंड्री वाल करके उसको पूरा सेफ किया। और उसके बाद और भी कुछ आदेश हमारे अध्यक्ष की तरफ से हुआ था। जो हमारे स्टाफ बहुत पुराने लोग हैं, बेचारे टीन के छप्पर में रह रहे थे 30 साल से, तो एक 1 बेडरूम का फ्लैट, 8 फ्लैट हमने बनाया, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जब आए थे उनके जरिया हुआ है। आप जाएंगे, उसका जो शिलापट पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है कि सौजन्य इंजीनियर मंजूर आलम। ये सब लोगों को, पूरे पार्टी में यहाँ से दिल्ली तक के लोगों को पता है कि ये इसको मैंने ज़रूरत समझ करके
और ऊपर वाले के मेहरबानी में इतना मतलब हमको लोगों ने समझा, ये करने का मौका दिया तो मैंने वो काम किया। तो उनके आदेश पर ही मैं अपने क्षेत्र में भी लोगों से मिलता जुलता हूँ, बात करता हूँ पिछले 2-3 साल से। मैं कोई आज नया इलेक्शन के जमाने में, पिछले बार भी टिकट नहीं मिला। हाँ, पिछले बार तैयारी, लेकिन वो तैयारी मेरी बहुत अधूरी तैयारी थी। महीना 2 महीना पहले कोई कैंडिडेट चला जाए और वो टिकट का दावेदार हो जाए तो ये कहीं से मुनासिब मुझे खुद नहीं लगा था। इसलिए आप इस बार एक साल इस बार मैं शुरू 1 साल नहीं 5 साल पहले से, ये चौथा पिछले चुनाव के बाद से मैं पूरी तैयारी लगातार लगा हुआ हूँ। हर जगह हर प्रोग्राम में मैं आगे रहता हूँ, शामिल रहता हूँ। पिछले साल राहुल गांधी के जो प्रोग्राम हुआ था यहाँ से पूर्णिया तक मैंने पूरी मेरी सहभागिता मेरी रही, बिल्कुल मैंने जहाँ तक संभव हुआ मैंने किया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरा एक दिन का ये काम है, मेरे खून में सब इसमें बसा हुआ है कांग्रेस। और हम लोग पिछले साल भी हमको बहुत लोगों ने कहा था कि आप यहाँ से आ जाओ, मैंने कहा कि नहीं, अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं घर में बैठूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरा। ये बताइए सर, टिकट वितरण की प्रक्रिया को आप कितना पारदर्शी मानते हैं कांग्रेस में? नहीं, आज के ज़माने में पहले कितनी पारदर्शिता थी नहीं पता है, लेकिन आज के डेट में जो हमारे जो भी यहाँ जो राहुल गांधी का जो निर्देश हुआ है, जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो हमारे यहाँ के नेतागण हैं, वो ज़मीन से चीज़ों को लोग जोड़ रहे हैं। जो हर लोग यही कहते हैं कि आप पटना दिल्ली में टिकट नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा आपके क्षेत्र में, आपका काम बोलेगा। और सारे चीज़ को बहुत अब तो देखिए ये मीडिया का ज़माना है, IT का ज़माना है, अब यहाँ हर चीज़ें ये हो रहे दिख रही हैं। क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं सब दिख रहा है। और आप कहीं से फोटो खिंचवा के भेज नहीं सकते, हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। तो इसीलिए अब बहुत हम लोगों को उम्मीद है कि पूरी पारदर्शिता के साथ टिकट दी जाएगी, जो उस लायक होगा उनको टिकट दिया जाएगा। जी, अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो आप क्या कदम उठाएंगे? पार्टी के लिए प्रचार करेंगे या अलग रास्ता चुनेंगे? नहीं, अलग रास्ता तो मेरा कभी रहा नहीं, अलग रास्ते का कोई सवाल नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। अच्छा, अगर आपको टिकट मिलता है तो आपकी पहली चुनावी रणनीति क्या होगी? सबसे पहली चुनाव रणनीति तो हमारी यही होगी कि मैं लोगों को जोड़ूंगा। देखिए, ये चीज़ जो लोगों को जोड़ के बनाने का है। समस्या जब आपके पास आएगी तभी समाधान होगा। तो मैं सबसे पहला काम करूंगा, मैं अभी पिछले 6 महीनों से कर रहा हूँ, हर बूथ लेवल में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास सबसे पहला लिस्ट आया हुआ है, 334 बूथ हमारे क्षेत्र में है मेरे पास, अररिया विधानसभा का। और सारा नाम मेरे डायरी में आप देखेंगे, ये देख ले आप, ये देखिए हर पंचायत का डाटा मेरे पास है। हर पंचायत देखिए, ये जमवा, ये कहाँ कितना बूथ, क्या क्या लोग, बूथ लेवल, सारा काम मैंने आज 6 महीना पहले शुरू किया है। सारा ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। तो मैं सबसे पहले तो लोगों को जोड़ूंगा, और लोगों को जोड़ने के बाद जो बेसिक मुद्दा है, जो बेरोजगारी और शिक्षा, हेल्थ, कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें, फ्लड, ये सब पॉइंट को उठा के बिल्कुल सिस्टमेटिक काम करूंगा ताकि उसका समाधान तक पहुंच सकूं। प्रॉब्लम को खाली खड़ा नहीं करूंगा, प्रॉब्लम के समाधान तक जाऊंगा और सिस्टमेटिक वे में जाऊंगा। अगर हमको मौका मिला, पार्टी ने हमको मौका दिया, तो आप 5 साल के बाद देखेंगे कि ये जो आज लोग, जहां हम लोग जा रहे हैं, जो लोग प्रतिनिधि को हमेशा गाली देते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो चूंकि कभी लोगों को जुड़ाव रहता नहीं, वोट लिया, निकल गए, उसके बाद अपना घूम रहे हैं, तो वो तो मेरा, चूंकि मैं एक सच्चा सेवक हूँ अपने इलाके के लिए और दिल से काम करता हूँ। इंजीनियर साहब, कुछ लोगों का कहना है, आज हम आपसे उस पर जवाब चाहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि इंजीनियर साहब से ये पूछिएगा कि या कांग्रेस के वो मेंबर भी नहीं है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस का मैं मेंबर नहीं हूँ। हाँ, इसलिए आपने मेंबरशिप लिया है? जी, बहुत पहले मेंबरशिप हमने लिया है। आप कहेंगे तो उसका कॉपी, उसका रसीद मैं सब दिखा दूंगा। सदाकत आश्रम में मैंने ये सब बचकाना बातें हैं। इस तरह का बातों का जवाब देना मैं सही नहीं समझता कि जो आदमी जन्मजात कांग्रेसी है उसका मेंबर नहीं होगा। ऐसा हो सकता है? वो कोई दिखाने की चीज तो है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। विपक्षियों का ऐसा कहना, ये बिल्कुल, ये तो सरासर बेबुनियाद बातें हैं, इस पर मैं ध्यान नहीं देता। ये बताइए सर, क्या आप मानते हैं कि क्षेत्र की जनता को पिछले विधायक से निराशा हुई है अभी तक? मैं आगे की बात करूंगा, पीछे की बात वो पब्लिक जानती है। आप भी पब्लिक, आप लोगों से बड़ा, मीडिया से बड़ा जानकार कोई नहीं, मीडिया सब चीज़ जानती है।
आप लोगों को पता होगा कि किससे लोग नाराज़ हैं और किसको लोग जोड़ना चाहते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, मैं आगे का प्रोग्राम अगर हमको पार्टी मौका देती है और हम चुन के जाते हैं तो लोगों के बीच रहूंगा, लोगों की समस्याओं को सुनूंगा और उसको हल करने की कोशिश करूंगा। बिहार में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस आज के दिन में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और आपने पिछला पार्लियामेंट में देखा जो हम लोग 54 से और बहुत थोड़ी सी ऊंच नहीं तो हम लोग हम लोग सरकार बनाते, लेकिन खैर जनता का जो भी ये है उसको तो सर्व आदमी को मानना चाहिए, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और आज कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, पिछली वाली स्थिति नहीं है और महागठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस का वह मजबूत से होगा, मैं इसको मानता हूँ। कि अभी सर्वे जो आ रहा है, सी वोटर सर्वे जो कर रहे हैं, सर्वे में दिखा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो मेरा सवाल है, महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या होनी चाहिए, आप क्या मानते हैं, नेतृत्वकारी या फिर सहयोगी? नहीं, देखिए ऐसा जब महागठबंधन बनता है, जब एक प्लेटफॉर्म पर बातें होती हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं, सबका उतना ही सहयोग होता है जितना, अगर एक जीरो को अगर आप उसके दाएं तरफ कर देंगे तो अब बाएं तरफ कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 को 10 बना देता है और दाएं रख देंगे तो वो जीरो 1 ही रह जाता है। तो ऐसा नहीं है, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो सब हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, हर मेंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम लोग मिलकर सरकार चलाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि सरकार किस तरह का होना चाहिए और जनता की आवाज़ बनेंगे। इसीलिए ऐसा कोई हम लोगों में ये भेदभाव नहीं है कि हम इस कुर्सी पर रहेंगे कि उस कुर्सी, जहाँ भी मौका देगा मजबूती के साथ काम करेंगे। ये बताइए सर कि आपकी प्रेरणा कौन है राजनीति में, अगर हम बात करें किन नेताओं से आप प्रभावित? नहीं, आज के डेट में तो हर युवाओं का, हर नेता का, हमारे राहुल गांधी की मेहनत और उनकी मुशक्कत और जो उनका पार्टी के लिए जो कुर्बानी है, तो ऐसे तो पूरे परिवार के, आज हिंदुस्तान आज़ाद, हिंदुस्तान में तो बैठे हैं तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सब, लेकिन उस पीढ़ी को जो लेके आ रहे हैं आज हमारी मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी और हमारे सारे नेतागण, तो सबके ये है। लेकिन आइडियल तो सबके लिए, हमारे जो 4000 किलोमीटर पैदल एक टी शर्ट में चले हैं, वो तो आइडियल तो सबके लिए वही है। जी, ये बताइए कि जीतने के बाद अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी, विकास, रोजगार, शिक्षा या कुछ और? नहीं, ये चारों आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रोजगार, विकास, शिक्षा, सबसे पहला चीज मैं शिक्षा को मानता हूँ। एजुकेशन सबसे मेन पॉइंट है, एजुकेशन से रोजगार भी आएगा, है ना, और डेवलपमेंट भी होगा, सारा चीज, सबसे बुनियादी चीज शिक्षा है। तो शिक्षा पर अगर आप काम करेंगे तो वो जो 3 फैक्टर आप बता रहे हैं वो ऑटोमेटिक सब जुड़ जाएंगे, विकास भी होगा और लोगों का डेवलपमेंट भी हो जाएगा और जितनी चीज़ें हैं सब उसी पर बेस्ड है। उसको अगर हम समझ लें, आप समझ लें, तो ये और फिर दूसरा कोई मुद्दा नहीं रहता। आज केरल हमसे क्यों इतना आगे है, क्या वजह, क्या बहुत वहाँ पैसे, एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन के वजह से वो लोग पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। तो बिहार से ज़्यादा टैलेंटेड कहाँ है? बिहारी को तो लोग मानते हैं टैलेंटेड, मौका नहीं मिला लोगों को। मौका, मैं अभी आपको बताऊं, मेरा एक, अभी मैंने आज उसको बुलवाया है, मेरा एक खलेरा भाई है, उसका डेथ हो गया, उसका एक बच्चा है जो अभी 9th क्लास में पढ़ रहा था, यहाँ अलमनार स्कूल से, वो उसका प्रिंसिपल और उसका डायरेक्टर ने हमको कहा कि इस बच्चे को बहुत जीनियस बच्चा, इसको मौका दे। मैंने उसको बुलाया, वो कहाँ अभी पढ़ रहा, तो मेरे बलवाया स्कूल में पढ़ रहा है। हमने नहीं, उसको हम अभी बेस्ट स्कूल में उसको तैयारी कर रहे हैं, केरल भेजेंगे या जहाँ भी, क्योंकि वो इतना जीनियस है, अगर उसको मौका मिलेगा तो वो बहुत आगे बढ़े। मैंने उसके चचा को बुला के भी कहा है कि बच्चे को मेरे हवाले करो, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो इस तरह के बच्चों को अगर जिसमें फिर वाले ने, देखिए ये तो खुदादादी चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस, ये कोई इंसान अगर किसी को पिलाना होता है ना तो घोट के पिला देता है, ऐसा नहीं होता, ये तो अल्लाह की दी हुई नेमत है। अगर जिसको अल्लाह ने दिया है, अगर उसको मौका मिलता है तो बहुत आगे बढ़ेगा। हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग वैसे लोगों को आगे बढ़ाएं, वैसे बच्चे को आगे बढ़ाएं जो कल हमारे लिए मिसाल कायम करें। तो इसीलिए मेरा तो सबसे पहला है एजुकेशन। आप राजनीति को सेवा मानते हैं या करियर? नहीं, करियर तो मैं ऑलरेडी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रहा हूँ, और अगर मेरे बारे में आप जानते होंगे तो करियर में मैंने अपना जो करना था, ये मेरा बिल्कुल ही एकमात्र ये है, ये सेवा, कोई दूसरी बात नहीं।
मैंने शुरू में राजनीति को लोग गंदी चीज़ें मानते, तो मैंने लोगों से कहा अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छा काम कैसे होगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। अगर कोई भ्रष्टाचारी किसी गद्दी पर बैठेगा उससे आप क्या उम्मीद करते हैं, सफाई उम्मीद करते हैं? नहीं। लेकिन अगर एक सच्चा पक्का आदमी बैठेगा तो ज़रूर उसके दिल में होगा कि नहीं, हम ईमानदारी के साथ काम करें और ज़मीन पर वो उतरेगा तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए हमारे लिए कहीं से कोई, और एक चीज़ और बता दूं कि जो हमको यहाँ इलाके में जानते हैं या यहाँ से पटना तक जानते हैं कि ऊपर वाले का दिया हुआ दाल रोटी भर मेरे पास है, हमको उसकी कमी नहीं दिया ऊपर वाले ने। तो हमारा तो मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारा इलाका जो अल्लाह ने हमको दिया है, हमारे इलाके में हम इसको जितना फैला सके उसको फैलाएंगे। सेवा भाव से आप बिल्कुल सेवा, 100% सेवा भाव। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप राज्य या केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने का इरादा रखते हैं? हमारी पार्टी हमसे जो भी काम लेना चाहेगी मैं उसके लिए तत्पर, हर तरह जन मन धन जो कहता है ना, तन मन धन सब से लड़के जितना हमको ऊपर वाले ने सक्षमता दी है मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, इसमें कोई दो बात नहीं। आपने हेल्थ की बात कही इंजीनियर साहब, आपने एक हॉस्पिटल यहाँ बेलवा पंचायत में दिया था, वो उसका क्या स्थिति है अभी, क्या वो चल रहा है, वहाँ डॉक्टर आ रहे हैं, लोगों को वहाँ का लाभ मिल रहा है क्या? देखिए, एक हॉस्पिटल मैंने वहाँ जो बनाया था, अपनी ज़मीन मैंने वहाँ दी थी और कुछ लोगों के सहयोग से एक हॉस्पिटल खड़ा किया था मैंने, जो ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डिंग है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ उसमें दिया गया था। बल्कि मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर अहमद अब्दुल है साहब के पहल से पटना के, मद्रास के हमारे कुछ दोस्त थे जिन्होंने वहाँ पर 30 बेड दिया था और जो कोरोना का काल जो पीरियड चल रहा था उसमें उस वक्त ऑक्सीजन वाली मशीन 30 उन्होंने हमको यहाँ पर दी थी और सारा चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर शुरू किया था। शुरू में डॉक्टर्स की यहाँ बहुत कमी थी तो केरल से एक फैमिली डॉक्टर को हम लोग ला करके यहाँ 1 साल तक रखे। अच्छा जी, वो वहीं ऊपर में रहते थे फैमिली के साथ और पूरे इलाके में घूम घूम कर लोगों को एजुकेट किया, बताया कि आप मेरे हॉस्पिटल में आइए, वहाँ जो ज़रूरतमंद है उनको फ्री इलाज मैंने किया था। जो लोग थोड़े अच्छे पोजीशन में थे उनके लिए 50% का मैंने सब्सिडी दिया था कि अगर कोई जांच है, अगर कहीं आप बाहर में 100 रुपये में करते हैं तो वहाँ 30 रुपया में हो जाएगा, जो आप दे सकता है कि उसको अपने पैर पर हम लोग खड़ा करें। 1 साल तक 2 लाख रुपया महीना खर्चा उस पर हो रहा था, हम लोगों ने उसके खर्चे को उठाया। लेकिन ये इलाका आप जानते हैं कि ये सीमांचल का इलाका पिछड़ा है और अररिया सबसे पिछड़ा है, तो यहाँ लोगों की कदर वो नहीं कर पाए। 1 साल तक मैंने उसको कोशिश किया था चलाने का, लेकिन 2 लाख का महीना हर महीने ये करना वो मेरे लिए भी संभव नहीं हो रहा था। तो और भी लोगों की इसमें मदद थी, तो लोगों ने कहा कि भाई, हम लोगों ने तो ये कहा था कि ये साल 6 महीना में अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, फिर उसके पैसे से इसको चलाया जाएगा, तो ये हो नहीं सका। तो मैं बहुत तकलीफ में था, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है कि उस हॉस्पिटल को हमने ऑर्फनेज हाउस में उसको चेंज किया है। अच्छा। अभी 35 बच्ची 6 साल से लेकर 10 साल तक की बच्ची वहाँ पर रह रही है। अच्छा। उसकी तालीम आप वहाँ पर जाए और जाके देखें कि उसमें तालीम और तरबियत, उसका रहने का, उसका खाने पीने का सारा इंतज़ाम जो हमारा संस्था कर रहा है, जो हम लोग जुड़े हुए हैं, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ। कोई ये नहीं बोल दे कि ये सब यही कर रहे हैं, हम लोगों से जुड़े हुए, मेरी पूरी टीम है। मैंने ज़मीन मैंने दी, बनाया मैंने, उसको चलाने का पूरा जिम्मा मैंने रखा था, लेकिन जब नहीं हुआ तो मैंने और लोगों को जोड़ा। अभी 35 बच्ची वहाँ पर रह रही है, उनका रहने खाने पीने का सारा इंतज़ाम है, उसके तालीम और तरबियत हमारा संस्था कर रहा है। और उन लोगों को सबको, आपको कुल्लियतुल सालिहात में नाम लिखा है, उनको सब मैट्रिक तक हम लोग लेके जाएंगे। अच्छा। अभी पिछले दिनों हमारे सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर जावेद साहब और CLP लीडर शकील भाई आए थे, मैंने उनको दौरा कराया वहाँ, वो लोग गए थे, उन्होंने देखा, वो देख के इतने खुश हुए कि मैं बता नहीं सकता कि इतना अच्छा व्यवस्था आप लोगों ने किया। महाराष्ट्र की एक फैमिली है, वो लड़का अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है और वो बच्चियों का सारा चीज़ का निज़ाम करता है और वहाँ घर वाले को कोई पैसा कहीं कुछ भी नहीं देना होता है। लेकिन शर्त यही है कि जिसको पहला प्रेफरेंस हम लोग देते हैं कि जिसका माँ बाप कोई नहीं है,
उसको हम लोग पहला प्रेफरेंस देते हैं। यतीम बच्चे, यतीम बच्चे मतलब उसमें भी जैसे मान लिया कि बाप है माँ नहीं है, या माँ है बाप नहीं है, तो वो सेकेंड में, लेकिन पहला वो है कि जो बिल्कुल यतीम, ना माँ है ना बाप है, तो उसको हम लोग पहला ये देते हैं प्रायोरिटी। किशनगंज जिला के भी 10-15 बच्चियाँ हैं। अच्छा जी, वो लोग वहाँ से वो कुर्तबा वाले ने उनको लाया है, और अररिया के अगल बगल की यतीम बच्ची 35 बच्ची वहाँ उसकी तालीम हो रही है, तरबियत हो रही है, और उसको स्कूल में नाम लिखाया गया है, और वहाँ से हम लोग उसको मैट्रिक करा करके फिर आगे वो जिस लायक होंगे वहाँ भेजेंगे। तो ये एक हेल्थ के लिए बनाया हॉस्पिटल है, लेकिन उसी से कंसर्निंग एक काम वहाँ हो रहा है। बाकी जो हेल्थ में जो और काम है, जैसे अररिया एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, जो मैनेजमेंट वहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। डॉक्टरों की बहुत नहीं, डॉक्टरों की बहुत कमी। हम लोग डॉक्टर को हमेशा जिम्मेवार बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिरे से गलत है। जहाँ डॉक्टर का 25 पोस्ट है, वहाँ 3 डॉक्टर काम कर रहा है, तो आप 3 डॉक्टर को क्या उम्मीद करते हैं? वो 25 की जगह पर काम करेगा क्या? नहीं कर सकता, वो भी इंसान है, उसके भी परिवार है, उसके भी बाल बच्चे हैं। तो हम लोग हर वक्त ये इल्जाम लगाते हैं डॉक्टर काम नहीं करता है, डॉक्टर काम नहीं करता। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, गलत बात है। डॉक्टर पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। डॉक्टरों की बहाली नहीं हो रही है, डॉक्टर की बहाली नहीं हो रही, दुनिया भर का सीट खाली, आप बहाल नहीं कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर को और ये मसला होता है कि जो सिस्टम जो भी बना हुआ है, सारा एक्सपायरी दवाई कहीं 10 दिन 5 दिन बाकी रहेगा तो आप दवाई भेज देते हो। अरे 5 दिन के बाद वो दवाई एक्सपायर हो रहा है तो तुम क्यों भेजते हो? अभी जो हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में आग लगी थी, उसमें बहुत सारे एक्सपायरी दवाई दिखे कि जले हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो ये तो देखिए तो सिस्टम का फेलियर है ना। जो दवाई पटना से चलती है, यहाँ आने में वो जब एक्सपायर होने के 10 दिन पहले आती है, 15 दिन पहले आती है, तो वो 10 दिन 15 दिन में किस तरह से बटेगा, किस तरह से बटेगा लोगों को? ये तो हमारा सिस्टम का फेलियर है। तो अगर ये सब चीज़ में सुधार हो जाए, हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी और काम है। और अररिया की जो सबसे पिछड़ी आबादी है, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना अभी सरकार ने एक घोषणा की है। अब देखिए ज़मीन पर कब तक उतरता है, ज़मीन पर उतर जाएगा तो बड़ा काम होगा, तो हेल्थ में सुधार होगा। और यहाँ बहुत अभी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, उस पर हम लोग रात दिन मिलकर काम करेंगे। देखिए दोषारोपण से सिर्फ काम नहीं होगा, आप एडमिनिस्ट्रेशन को हर बात के लिए दोष देते रहेंगे, वैसे काम नहीं होता। आप एक टेबल पर बैठिए, बैठ के उनकी समस्या भी सुनिए और अपना भी ये बताइए, और मिल के इसका रास्ता निकालिए, तभी एक अच्छा मैसेज जाएगा और अच्छा काम, अच्छा समन्वय बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो हेल्थ में अगर इस लाइन पर हम लोग काम करेंगे तो हेल्थ में बहुत सुधार होगा, और आगे जो इतनी परेशानियां वो कम होंगी। अंत में जाते जाते अररिया के लोग, जो हमारे दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारा जो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि इस गर्मी के दिन में आपने हमको मौका दिया। पिछले दिनों भी मैंने आपको कहा था, लेकिन समय के अभाव में मैं नहीं मिल सका था। आज आप हमारे पास आए, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और लोगों के लिए ये पैगाम है, अच्छे लोगों को चुन के लाएं जो समाज की सेवा के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, अपने लिए नहीं जिए। समाज अगर जिन आज मौलाना महात्मा गांधी आज क्यों अमर हो गए? अगर वो अपना देखते तो आज अमर नहीं होते। लोगों के लिए सोचा। मौलाना आज़ाद क्यों, आज जो हमारा देश टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था तो लोग जा रहे थे, उन्होंने क्यों अपील की? वजह ये थी कि उनको दर्द था समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा ये हमारा हर चीज़ हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये अच्छे लोग आएंगे तो वो जब समाज में काम करेंगे तो वो उसका असर, हमारा देश समृद्ध होगा, अच्छा होगा, खुशहाल माहौल होगा, लोग तरक्की करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसको मौका मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और काम करना चाहिए। और बाकी चीज़ें तो वो सब बहुत अहम नहीं है, तो इसीलिए अच्छे लोगों को इसमें शामिल होकर के काम करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप। तो ये थे हमारे साथ, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा आपको, सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर मंजूर आलम साहब, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। एक मदरसा भी ये चलाते हैं, काफ़ी बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। जिसके बाद छात्रावास की भी बात इन्होंने कही, जो बिल्डिंग बन रहा है, इस
इससे पहले इन्होंने हेल्थ के बारे में जो बात हुई हमारी, हेल्थ के बारे में भी इन्होंने कहा कि हेल्थ के लिए इन्होंने एक हॉस्पिटल दिया था, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो संभाल नहीं पाए उनको, और जिसकी वजह से आज वहाँ पर हॉस्टल बना दिया गया है, ऑर्फनेज हाउस, हॉस्टल बना दिया गया ऑर्फनेज हाउस के नाम से, और वहाँ एजुकेशन बच्चियाँ ले रही हैं। बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बात हुई, उन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि चुनावी घोषणा अभी चुनाव का घोषणा जो है वो तारीखों का अभी हुआ नहीं है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि नवंबर में विधानसभा चुनाव हो जाएगा और जनता किस पर मोहर लगाती है ये भी फैसला हो जाएगा। महागठबंधन की अगर हम बात करें, महागठबंधन में तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के एक वो चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने कहा है, और महागठबंधन की ये बात सामने आ रही है कि माए बहन मान योजना जो 2500 रुपये मिलने हैं महिलाओं को, अगर इनकी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में ये फैसला लिया जाएगा। 2500 रुपये हर महीने 18 साल की से ज़्यादा की जो भी महिलाएं हैं उनको मिलेगी, और गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपये में सरकार देने की वादा कर रही है, और 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कही है महागठबंधन ने। तो अगर इस तरह से अगर सरकार बनती है और इन योजनाओं पे काम होती है तो मुझे लगता है बिहार जिस तरह से पिछड़ा राज्य माना जाता है, काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी और काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को। और भी खबरों के लिए देखते रहिए, और हम किसी के साथ बात करते हुए आपको मिलेंगे सन सिटी न्यूज़ बिहार पर। नमस्कार।